गाइस, वेलकम बैक अगेन। वीडियो के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड की है और ये बता दूं कि ये बैंकिंग लॉ की सीरीज चल रही है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है जिसमें हमने नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग लॉ, इसके अलावा बैंक के टाइप्स, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होते हैं, स्केड्यूल बैंक क्या होते हैं, सारा सब कुछ डिटेल में कवर किया था। कितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सब कुछ इसके प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो आज हम लोग मेनली इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग लॉ यानी कि बैंकिंग लॉ इंडिया में कब से शुरू हुआ, इसका इवोल्यूशन यानी कि कहाँ से क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब कुछ आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टिल मॉडर्न इरा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि आजादी के पहले क्या पीरियड। देखिए, आजादी तो 1947 में हुआ था, बट इसके बहुत पहले से ही बैंकिंग लॉ की शुरुआत हो चुकी थी। क्यों, कैसे हुई थी, तो देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा वैदिक पीरियड। ये बिफोर क्राइस्ट 2000 बीसी, बहुत पुराना पीरियड है, सबको पता है। तो इस जमाने में क्या था ना, मनी लेंडिंग जो था ना वो बहुत ज्यादा चर्चा में थी। यानी कि पैसे वाले थे और कुछ गरीब थे, रिच मनी लेंडर्स। तब क्या था, कोई बैंक नहीं था, कोई पुलिस नहीं था, कोई रूल्स नहीं था, कोई लॉ नहीं था। क्या चलता था, लोग अपनी मर्जी फॉलो करते थे, कस्टम्स फॉलो करते थे, अपने आप में ही सारा सब कुछ जो गुड फेथ माना जाता था, जस्टिस, इक्विटी के ऊपर बिलीव करके ये सब होता था। तो उस जमाने में भी वैदिक पीरियड में मनी लेंडिंग का काम चलता था। और सेफ कीपिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न यानी कि पैसे आपको दिए जाएंगे, बट बदले में आपको कुछ अपने, या तो आपके पास जो कुछ वैल्यूएबल है, कागजात है जमीन के, या फिर आपके पास कोई ज्वेलरी है, गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स है, कोई भी वैल्यूएबल चीज जो है वो आपको जमा करनी पड़ेगी, जिससे आप उधार मतलब पैसे ले रहे हैं, और बदले में वो आपको पैसे देंगे और आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है, फिर अगर जब आप पूरे उनको दे देंगे तब आपको आपके सामान मिल जाता था। बट एक्चुअली में क्या होता था, ज्यादा कर्ज ले लेते थे गरीब फार्मर्स, गरीब लोग ले लेते थे और चुका नहीं पाते थे, जिसके फलस्वरूप एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता था, उनके ये जो सेफ कीपिंग वैल्यूएबल ज्यादातर लोगों के नहीं मिलते थे। और में भी कर्जा, जिसे हम लोग डेटेडनेस कहते हैं, यानी कि आपकी बात की पीढ़ी, पीढ़ी बाई पीढ़ी सबके ऊपर जनरेशन बाय जनरेशन कर्ज चढ़ा जाता था। तो ऐसा ही पहले होता था। तो वैदिक पीरियड में भी देखिए, बैंकिंग तो तब नहीं था। अभी हम लोग बैंक में जाके पैसे रखते हैं, तब क्या होता था, मनी लेंडिंग का सिलसिला चलता था। पहले लोग ऐसे मनी लेंड करते थे और सेफ कीपिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न रखते थे। इसके बाद आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, स्मृति पीरियड, जिसे हम वैश्य कम्युनिटी। इस जमाने में क्या था, जैसे हमने कम्युनिटीज पढ़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ऐसे ही इस जमाने में स्मृति पीरियड में भक्ति कम्युनिटी थी। इस जमाने में भी मनी लेंडिंग और डिपॉजिट आम थी। मतलब डिपॉजिट आप रख सकते हैं अपने कुछ कीमती, जो चीज आपको लग रहा है कीमती है, या कुछ पैसे जो आपको लग रहा है कीमती है, तो आप इसको रख सकते थे। तो ऐसा पहले भी होता था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड। ये 6th सेंचुरी यानी 600 बीसी, 600 बिफोर क्राइस्ट के पीरियड चल रहा है। ठीक है, इस जमाने में भी क्या होता था, जो मनी लेंडिंग था ना वो बहुत ही वाइड स्प्रेड था। सॉरी, यहाँ पर वाइट हो गया, ये वाइट नहीं है, वाइड है, WIDE, वाइड स्प्रेड। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इस जमाने तक फैल चुका था। वैदिक पीरियड में क्या था, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था, बट धीरे धीरे जब तक दिन चलते जा रहे थे, बुद्धिस्ट पीरियड आते आते क्या हुआ, मनी लेंडिंग जो था वो वाइड स्प्रेड हो गया। बहुत ज्यादा इस जमाने में होता था, ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर होता था ना, तो लोगों को बहुत जरूरत पड़ते थे बिजनेस चलाने के लिए। मगर इस जमाने में क्या हुआ, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। यानी कि बुद्धा और जो महावीरा थे, इन्होंने हाई इंटरेस्ट का ये जो कंसेप्ट था, क्योंकि सिर्फ ऐसे कर्ज नहीं, कर्ज अलग चीज होता है। आपने किसी से 100 रुपए लिए, आप कहते हैं कि यार 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें 100 रुपए रिटर्न कर दूंगा। बट मनी लेंडिंग का ये जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आप 100 रुपए जो ले रहे हैं, इसके बदले में आपको वो 100 रुपए भी रिटर्न करने पड़ेंगे, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ब्याज भी देना पड़ता था। तो इसीलिए मनी लेंडिंग को जो महावीरा और बुद्धा थे, इन्होंने हाईली क्रिटिसाइज किया था। ठीक है गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, सिर्फ स्क्रीनशॉट ना रखें, कॉपी पेन से खुद अपने नोट्स बनाए सुन सुनकर। इससे क्या होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी पढ़ने में। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या आया, मीडिएवल पीरियड यानी कि मुस्लिम रूल। यहाँ पर हुआ मुस्लिम रूल। तो देखिए मुस्लिम रूल में क्या हुआ था, ये जो रिबा था, रिबा मतलब जो इंटरेस्ट का ये जो था, इंटरेस्ट को रिबा कहते हैं, इसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। यानी कि बुद्धिस्ट पीरियड और मिडिवल मुस्लिम रूल, ये जो 2 जनरेशन गई है, इसमें क्या हुआ,
जो इंटरेस्ट और मनी लेंडिंग का जो इंटरेस्ट लेना था, ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि इसको बहुत ज्यादा खराब समझा गया, डिस्करेज किया गया। इसीलिए क्या हुआ, एज अ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट हमें देखने को मिला कि मतलब इसमें क्या हुआ ना, मनी लेंडिंग काफी हद तक कम हो गया था। मतलब बट फिर भी यहाँ पर कुछ लोग थे जो छुप छुपा कर, यानी कि जो सेठ जी होते हैं, श्रॉफ्स होते हैं ना, सेठ साहब से जाकर छुप छुपा कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या था, मतलब पहले के जमाने में तो बहुत खुलेआम होता था, बट ये 2 पीरियड आते आते ना बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर और भी ज्यादा अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट इतना आप लिख लेंगे, इसको बनाकर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, वो लोग आपको पता है ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे। उस वक्त क्या था, इंडिया का जो था, इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे। ऑल द इंडियंस जो थे वो, उनको उतना नहीं पता था क्योंकि यहाँ पर तो एजुकेशन ज्यादा नहीं था, बट ये ब्रिटिशर्स एजुकेटेड थे, वहां से आए थे। इन्होंने क्या किया, इंडियंस का काफी हद तक फायदा, यानी एक्सप्लॉइट किया उन लोगों ने बहुत ज्यादा इंडियंस को, और यहाँ के मिट्टी को, यहाँ के रॉ मटेरियल्स को। यहाँ पर ये लोग रॉ मटेरियल्स लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लूटा है इंडिया को, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ये दौर था 1770 का, 1947 में आजाद हुआ है। देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अब ये क्यों बना, इसके पीछे एक इतिहास ये है कि आप ये लिखेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, और जो इनका, ये तो यहाँ पर आए थे बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो बिजनेस करने के लिए इन्हें बैंक की जरूरत पड़ी। बैंक, इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी बैंक नहीं है, तो इन्होंने बैंक का नीड फील हुआ और ये इन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बनाया। ठीक है, ये एक ऐसा फर्स्ट बैंक था जो कि यूरोपियन एजेंसी हाउस इन इंडिया में, मतलब यहाँ पर बनाया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक है, इसके बाद और एक बैंक आया था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका 1786 से 1791 तक का रहा। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पर मतलब कुछ बैंक्स ओपन किए थे ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थे ना, ये क्या करते थे, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए काम चलाते थे, यानी कि ब्रिटिश लोग अपने फायदे के लिए देखते थे। ये लोग हमेशा से मतलबी थे, हमेशा अपने फायदा देखते थे, और ये जनरल पब्लिक को नहीं देते थे। ऐसा नहीं था कि ये बैंक जो, जैसे अभी का बैंक से हम लोग जाते हैं, खाता खुलवाते हैं, आपको फ्री में ज्यादा, बिना पैसे के भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट तब के जमाने में क्या था, इंडियंस को जो था ना, जनरल पब्लिक जो है, उनको बैंक की सुविधा नहीं दी जाती थी, उन्हें नहीं दिया जाता। ये लोग सिर्फ अपने लिए, हर चीज अपने लिए करते थे। यहाँ पर आकर हमारी जगह को लेकर इन्होंने बैंक भी बनाया और अपने ही फायदे के लिए लूटा भी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, ये था रहा आपका 1770 का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये पहला बैंक इन्होंने बनवाया था। इसके बाद आ जाता है आपका प्रेसिडेंसी बैंक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब देखो, ब्रिटिशर्स का जो था ना, इनका बहुत ज्यादा अपना ये था, मतलब अपना ट्रेड बिजनेस बहुत ज्यादा फलता फूलता था, तो इन्हें एक बैंक, दो बैंक से इनका काम नहीं चलने वाला था। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम जो थे, मेनली देखिए वो कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ पर ज्यादा काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया, और 3 बैंक बनाए। बैंक ऑफ बंगाल 1806, यानी कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बंगाल में बनाया, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया 1814 में, और बैंक ऑफ मद्रास बनाया 1843 में। ठीक है, इसका डेट मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, आप प्लीज इसका डेट मेंशन कर लें। बैंक ऑफ मद्रास आपका बना था 1 जुलाई 1843, यहाँ पर लिख लेना आप, 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 15 अप्रैल 1840 को। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840। तो ये 3 जो थे पेन प्रेसिडेंसी बैंक थे। अब प्रेसिडेंसी बैंक क्यों, क्या मतलब इसका, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक क्यों कहते हैं। तो देखिए, अभी जैसे हम लोग स्टेट कहते हैं ना, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट ऐसे कहते हैं, उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स लोग रहते थे ना, तब यहाँ पर प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, इसको स्टेट नहीं कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो ये एक बैंक ऑफ बंगाल एक प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी, मद्रास एक प्रेसिडेंसी, ऐसे ही, इसलिए इन्होंने इसे प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये लोग जो थे ना, सिर्फ अपने लिए ही, वही बात कि अपना सिर्फ पूरी तरीके से इनका कंट्रोल था इसमें, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इंडियंस को मेनली कुछ नहीं किया जाता था, सारा सब कुछ इनके हाथ में था, और ये लोग अपना ही हाथ में पूरा रूल करते थे। गरीबों को ना ही, मतलब यहाँ से इन सारे बैंक में खाता खोलने की इजाजत थी, ना ही यहाँ से कुछ भी तरीके की प्रॉफिट कमाने की इजाजत थी, सारा सब कुछ ये अपने ही हड़प कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, ये बाद में मर्ज होकर, यानी कि एकजुट होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। उसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर लिख लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो, कि ये 3 बैंक आपस में मिलकर
1921, ये देखो 1800 की बात है, 1921 में ये एक बैंक बनकर सिंगल बैंक बन गया था, जिसका नाम था, क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था। ठीक है, ये लिख लेना। देखो, अब इसके बाद की बात करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860 की बात है। अब देखो 1840 1843 तक तो इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बना दिए, मगर अब क्या हुआ, अब ये एक्ट देखो, ये सारे एक्ट ब्रिटिशर्स ने ही लाए हैं, तो ये एक्ट भी उन्हीं का है। ठीक है, तो देखो तब के जमाने में 1860 आते आते क्या हुआ, इंडिया का जो ट्रेड जो था, इंडिया का जो बिजनेस था, बहुत ज्यादा ग्रो होने लग गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग अकेले और कितने बैंक खोलेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जिसको जिसको मतलब एक लाइबिलिटी दे दी, लिमिटेड, ज्यादा नहीं कि जितनी मर्जी बैंक खोलो, ऐसा नहीं था। आप लोग जो अमीर लोग थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इंडियंस तो गरीब है, इनके पास तो कुछ नहीं है, तो ये लोग कहाँ से करेंगे, तो इन्होंने कहा जो रिच मनी लेंडर्स हैं, जो ज्यादा शेयर होल्डर्स एज अ शेयर होल्डर दे सकते हैं, उन लोगों से एक मतलब इस एक्ट के जरिए ये कहा कि आप लोग भी आकर मतलब योगदान दे सकते हैं, आप लोग भी शेयर होल्डर, यानी कि 2 4 5 जितने लोग मिलकर एक बैंक को ओपन कीजिए, और ऐसे ही आप लोग बैंक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, इनका क्या पर्पस था कि आप लोग मतलब बैंक खोलिए, थोड़ा तरक्की हो, जो ये ग्रो हो रहा था ना बिजनेस, तो ये रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि जिसको भी बैंक खोलना है, शेयर होल्डर के हिसाब से वो लोग खोल सकते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि यहाँ पर हम लिखना भूल गई मैं, इन्होंने जो ये बनाया था ना, तो इसके थ्रू पे क्या हुआ, बैंक ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ये लिख नहीं पा रही हूँ मैं, बैंक ऑफ इलाहाबाद आया, इसके बाद आपका बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक आया, पंजाब नेशनल बैंक आया। ठीक है, ये 3 कुछ बैंक आया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो बैंक ऑफ इलाहाबाद है, ये आपका 1865 को हुआ था। कब, 1865 को बैंक ऑफ इलाहाबाद आपका 1865 को आया। इसके बाद आपका जो बैंक था, पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक। ठीक है, दूसरा बैंक जो था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो था ना आपका, वो आपका ऐसे आया था 12 अप्रैल 1895, कितना, 1895। तो ये थोड़ा गंदा लग रहा है, आप लोग प्लीज खुद कर लेना। पंजाब नेशनल बैंक 1895 को आया, और कमर्शियल बैंक आपका 1881 को आया। बैंक ऑफ इलाहाबाद जो था वो फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी बैंक था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए गाइस, इसके बाद क्या आया, अब देखो स्वदेशी इरा इंडियन रेजिडेंस, ये क्या था, स्वदेशी मूवमेंट आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। स्वदेशी मूवमेंट आपका 1906 से लेकर 1911 तक चला था। ये एक रिस्पॉन्स था, मतलब जो ये थे ना, वाइस रॉय जो थे उस वक्त के, वाइस रॉय जो थे, लॉर्ड कर्जन उनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, ये एक पार्टीशन करा दिया था, मतलब एक पार्टीशन, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में पार्टीशन करवाया गया था। तो उसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट आया था बाय अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द इंडियंस, यानी इंडियंस ने इसके खिलाफ, मतलब एक बहुत सारे मूवमेंट किया गया। तो इनमें से एक मूवमेंट ये है कि आप बंगाल का जो पार्टीशन 1905 में हुआ था, ये हम नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर इंडियंस ने मतलब बहुत प्रदर्शन किया था। इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इन लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया। ठीक है, फॉरेन गुड्स, यानी कि जो सामान जो बाहर से बनकर आते थे, ठीक है, बाहर से ये लोग क्या करते थे, फॉरेन जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग यहाँ से रॉ मटेरियल्स, यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स बोलने को, यहाँ से जो कच्चा सामान जो रहता है ना, कोई भी कपड़ा बनाने का, कोई भी सामान बनाने का जो कच्चा सामान था, वो यहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते थे अपने वहां पे, अपने मतलब ब्रिटिश में, फिर वहां से बनवा कर मशीन्स, क्योंकि उनके पास वहां पर थी अच्छे अच्छे मशीन, वहां से बनवा कर यहाँ पर आके बेचती थी ज्यादा दाम पर। तो इसमें से क्या था, उनका प्रॉफिट, हमारा ही सामान, हमारा ही रॉ मटेरियल्स लेकर हमें ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितने हद तक इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। तो उस वक्त क्या किया इंडियंस ने, एज अ रिस्पॉन्स क्या किया, एक ही हाथ में बॉयकॉट करना शुरू कर दिया फॉरेन गुड्स को, यानी कि जो भी बाहर से आता था सामान, इन्होंने अपना गुड्स, यानी कि सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता, यानी कि खुद करना चाहिए, जो करेंगे हम लोग खुद करेंगे, अपने सामान यूज करेंगे। एक इंडियन ने दूसरे इंडियंस को कहा कि भाई इन लोगों का सामान यूज करना बंद करो, हम अपना सामान खुद बनाएंगे, खुद करेंगे। इसी का एक रिजल्ट हर चीज में बैंकिंग को भी इन्होंने जोड़ा, यानी कि हर एक फील्ड में इंडियंस ने प्रदर्शन करके
हर चीज को इन्होंने बॉयकट करवाया, फॉरेन गुड्स को, और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता किया और खुद ब खुद हर चीज बनाया, इंक्लूडिंग बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग को भी ऐड किया। खुद के बैंक इन्होंने जिद किया कि हम खुद के बैंक ओपन करेंगे, ना कि इनके बैंक, क्योंकि ये लोग तो अपने बैंक यूज करने नहीं देते थे, हमें तो एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसीलिए इंडियंस ने कहा कि हम खुद के बैंक बनाएंगे और खुद हम लोग प्रॉफिट गेन करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, इसका रिजल्ट आपको मिला राइज ऑफ मेजर इंडियन ओन बैंक। बहुत सारा बैंक, देखिए जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, बड़ौदा बैंक, इन सबका जन्म हुआ। और ये मगर इंडियन बैंक है। ठीक है, ये सारा जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इंडियन बैंक है। ठीक है, आप यहाँ इसको याद रखना कि ये इंडियन बैंक है, इंडियंस ने बनाए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ईरा ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब इंडियंस के भी पास खुद के कुछ बैंक्स थे, ब्रिटिशर्स के भी बैंक थे। ब्रिटिशर्स ने ऑल्दो फिर एट लास्ट क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो थे वो, उनको पता था कि अगर ये जो इंडियंस है ना, अगर ये जिद पर आ जाएंगे तो फिर हम नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा क्या करते थे ये लोग, थोड़ा मतलब फुसलाने के लिए इंडियंस की कभी कभी बहुत सी बातें, बहुत सी शर्तें मान लिया करते थे। तो इसी का ये रिजल्ट बनकर आया कि हम इंडियंस ने बहुत सारे बैंक खुद के खोल दिए। ठीक है, इसके बाद देखो, ईरा ऑफ इंस्टेबिलिटी, बैंक तो आ गया, बट इसके बाद क्या हुआ? तो देखो, इसके बाद एक बहुत बड़ा मतलब क्राइसिस हुआ, जिसे हम वर्ल्ड वॉर वन के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर वन आपका 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, 4 साल। इसमें क्या हुआ था? बहुत ज्यादा मारपीट हुआ। ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्या क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बारे में सबको पता है, महायुद्ध था ये। तो देखो, इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया। जो लोग जो थे, गरीब लोग जो थे, जो थोड़ा बहुत अपना पैसा रखते थे बैंक में जमा करके, वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने जो पैसे थे, डिपॉजिट थे, वो उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। पैनिक में आकर, उनको समझ नहीं आया, घबराहट में आकर उन्होंने क्या किया, अपना जो पैसा था बैंक से निकाल दिया। और ऐसे ही बहुत लोगों ने धीरे धीरे अपना पैसा डर के मारे निकाल लिया। तो इसलिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज्यादा फर्क आने लग गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन था। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हो गया, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने की जरूरत पड़ी। मतलब बहुत ज्यादा इंडियंस ने भी देखा, और लगभग बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक थे ना, सॉरी स्मॉल जो बैंक थे, छोटे छोटे बैंक, वो क्या हुआ, क्योंकि पैसे गरीब लोग अपने पैसे निकाल रहे थे, तो वो क्या हुए, कोलैप्स होने लग गए, यानी बंद होने लग गए। अब अगर आपके पास, आपने एक बैंक खोला और सब ने आके पैसा रखा था, अब सब अपने पैसे निकाल लेंगे, तो आप कहाँ से चलाएंगे बैंक को? बैंक तो डूब जाएगी। ऐसे ही बहुत से बैंक, 500 से 600 जो छोटे छोटे बैंक थे, वो डूब गए, और सिर्फ बड़े बड़े बैंक ही बच पाए। ठीक है, इसमें बड़े बड़े बैंक में आपका प्रेसिडेंसी बैंक, जो 3 मैंने आपको पहले कहा था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये जो 3 बैंक थे, ये भी खतरे में थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया कि अगर अलग अलग रहेंगे तो मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि एकजुट होकर एक स्ट्रॉन्ग बैंक बनाया जाए। और इसीलिए जन्म हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, यानी ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके आपस में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यहाँ पर डेट लिख लीजिए, 27 जनवरी 1921 इंपीरियल बैंक को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? आपका बॉम्बे में था, और ये सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस भी उस वक्त निभाते थे। ठीक है, आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज, इसके बाद आया द ग्रेट डिप्रेशन 1921। ये भी क्या है सुन लो। इसमें क्या हुआ था, आरबीआई का क्रिएशन का मतलब बैकग्राउंड है ये। तो देखो, इसमें क्या हुआ था, ये जो यूएस का जो स्टॉक मार्केट था ना, ये मतलब ट्रिगर्ड हो गया था, ये हाउएवर क्रैश कर गया था स्टॉक मार्केट यूएस का। तो इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, क्राइसिस आ गया था। ठीक है, क्योंकि ट्रेड एंड फाइनेंस, अगर जो बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वही बंद हो जाएंगे तो गरीबों का क्या होगा? तो देखिए, इंडिया का जो इकोनॉमी था ना उस वक्त, बहुत ज्यादा जो इंडिया का डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, रॉ मटेरियल्स में। अगर रॉ मटेरियल्स यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो फिर गरीबों का क्या होगा? यहाँ के गरीब मर जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गए थे, डिस्प्यूट्स होने लग गए थे, बैंक जो थे अगेन बंद होने शुरू हो गए थे, ट्रेड जो थे, बिजनेस था, सारा सब कुछ चौपट हो गया था। इसीलिए इसका क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स लाया गया, और जो थे इस क्राइसिस से ये प्रूव हो गया कि यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है, और इसको एक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि इसको एक मेन अथॉरिटी की जरूरत है, एक बड़े बड़े अथॉरिटी की जरूरत है, सेंट्रल अथॉरिटी यानी बड़े अथॉरिटी की। तो इससे क्या हुआ,
बर्थ ऑफ आरबीआई हुआ। यानी कि छोटे छोटे जो बैंक थे वो तो डूब रहे थे ना, जरा बड़ा कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था बैंक डूबने लग जा रहे हैं, बैंक कर्ज में मुब्तला है। तो इसीलिए क्या हुआ, यंग हिल्टन कमीशन यानी कि सॉरी हिल्टन यंग कमीशन 1926 में रिकमेंड किया गया कि आरबीआई का क्रिएशन किया जाए। ठीक है, आरबीआई को क्रिएट किया जाए। इसके लिए क्या हुआ था, बहुत से मतलब एक बार किया गया था तो वो फेल हो गया, फिर दोबारा से इस एक्ट को पास किया गया तो ये पास हो गया, उसके बाद बन के तैयार हो गया स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके हमारा आरबीआई का क्रिएशन हुआ। आरबीआई का क्रिएशन का रीजन क्या था, तो उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया, जो यूएस स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहे थे, बैंक फेल होने लग गए थे। तो इसीलिए हिल्टन यंग कमीशन, इस कमीशन का नाम आप याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्टन यंग कमीशन, इन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया कि हमें एक मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है, इसीलिए क्या किया गया, आरबीआई बनाया गया। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखना, आरबीआई का जो एक्ट था वो 1934 में बना था और इसका जो 1 अप्रैल 1935 का 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनकर पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ गया था। ठीक है, 1934 को आरबीआई एक्ट, ये याद रखना कि आरबीआई का जो एक्ट है, ये जो एक्ट है ये आपका बना था 1934 में। ठीक है, 1934 में आरबीआई एक्ट बनकर आया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का पूरी तरीके से ऑपरेशन शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड बियॉन्ड। ये देखिए गाइस, आरबीआई को मैंने ये, क्योंकि ये इवोल्यूशन का वीडियो है, ये अगर मैं पूरी अगर आपको आरबीआई अच्छे से पढ़ाने लग जाऊँ, सारा सब कुछ अगर पढ़ाने लग जाऊँ तो ये 1 घंटा से ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए थोड़े शॉर्ट में बता रही हूँ। आरबीआई के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगी, इसके ऊपर बाद में नेशनलाइजेशन के लिए, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, हर एक पॉइंट का एक डिटेल वीडियो, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा और मुझे इतना बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मैं शॉर्ट शॉर्ट में सब बता रही हूँ। जब आप आरबीआई एक्ट पढ़े या फिर जब आप बाकी जो नेशनलाइजेशन, तो आप इसको इंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद की पीरियड में क्या हुआ, देखिए बैंक का जो था ना वो पूरी तरीके से बैंकिंग सर्विस, जो मैंने आपको पहले बताया, बैंकिंग सर्विस तो मिलने लग गए थे गरीबों को, क्योंकि बहुत ज्यादा बन गया था, इंडियंस ने भी बना लिया था। बट फिर भी जो था ना, बैंकिंग के जो सर्विसेज था वो बहुत ही अर्बन सेंट्रिक था, यानी कि सिर्फ अर्बन लोगों, शहरी लोगों को मिल रहा था। और जो रूरल एरियाज, फार्मर्स थे, जो गांव के लोग थे, उनके लिए बैंक की कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, उन्हें कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इसकी वजह से देखिए नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। नेशनलाइजेशन मतलब बैंक को सरकारी बैंक बनाना। एक प्राइवेट बैंक को जब सरकारी बैंक बनाया जाता है तो ये आपको कहलाता है नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे नेशनलाइजेशन के बाद हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी 21 है और अभी हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके नाम मैंने आपको डिटेल में बताया था, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा सब कुछ डिस्कस किया था, वो वीडियो में देख सकते हैं। तो नेशनलाइजेशन आपका 1969 1980 में हुआ था। ठीक है, बट इसका रीजन क्या था, बैकग्राउंड क्या था, वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। देखिए तो क्या हुआ था, बैंकिंग जो सर्विस थे वो बहुत ही ज्यादा अर्बन सेंट्रिक थे, गरीबों को नहीं मिल रहा था, रूरल एरियाज में नहीं मिल रहा था, सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को मिल रहा था। तो इसके लिए क्या हो रहा था, गरीब जो थे ना वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे वो लोग को, क्योंकि वो लोग बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और जो सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, आपका जो गांव में सिर्फ फार्मर्स ही नहीं होते ना, स्मॉल ट्रेडर्स, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे छोटे रूरल एरिया में छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ था, आपका एक बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना, ये इसमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें मतलब एक बैंक कैसे चलेगा, बैंक का फंक्शन करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में, मतलब नेशनलाइजेशन, बैंक को सरकारी बनाने से पहले क्या हुआ था, बैंक को चलाने के लिए ये बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में आ गए थे। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट का, ताकि बैंक को कोई भी ऐसे बैंक ना खोल पाए। ठीक है, जिसका भी दिल करे मुंह उठा के बैंक के ब्रांचेस बनाने के लिए आपको आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी आ चुका था,
यहाँ पर बात को समझो, आरबीआई ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस अपने हाथ में लिए, उसने बहुत सारे रूल्स बनाए। उसने कहा आरबीआई ने कि बैंक, अब कोई भी बैंक खोलने से पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। कोई भी नया ब्रांच खोलने के लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेना जरूरी है। आपको कितना कैपिटल रखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है और आपने बैंक खोल दिया। क्यों ये क्यों किया गया, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया? कि जैसे हमने डिस्कस किया कि यूएस में जो क्रैश हो गया था, बैंक बार बार फेल हो रहे थे, कंसिस्टेंटली बैंक क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। तो इसीलिए आरबीआई को बनाया गया और आरबीआई ने ये बनाया प्रोविजन, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ताकि अब कोई भी बैंक अगर खोलना चाहे, बैंक को लाइसेंस तभी मिलेगा जब बैंक अपनी सारी क्राइटेरिया को पूरा करेगा। बैंक ये दिखाएगा कि हाँ उसके पास इतने कैपिटल है, उसने जितना पैसा उठा कर रखना पड़ेगा, इतना पैसा उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा एज अ SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, कितना लोन आपको देना है गरीबों को, ये नहीं कि अंधाधुंध आप सिर्फ लोन बांटते जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, कहाँ कौन गद्दी पे बैठेगा। अच्छा, इंस्पेक्शन, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट ये बताता है कि आरबीआई का जब दिल करे वो इंस्पेक्शन करेगा, यानी कि बैंक की पूरी तरीके से ऑडिट कर मतलब छानबीन कर सकता है, कैसे काम कर रहा है बैंक, सही से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं बैंक नुकसान में तो नहीं, कहीं बैंक कोई घपला तो नहीं करे, जो बैंक के पास जो लोगों के पैसे हैं वो सेफ तो है। ये सब देखने के लिए पावर टू रेगुलेट और सुपरवाइज। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मुद्दा यही था कि वो सब कुछ चेक करे, कोई भी बैंक ऐसे ही नया बन जाए और बैंक प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, इसके बाद देखिए एसबीआई बना, एसबीआई एक्ट 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बना, एसबीआई एक्ट 1955 के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके एसबीआई बनाया गया। इसको बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे पहले जो बैंक नेशनलाइज हुआ था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके एसबीआई बना दिया गया था, इसको एकदम याद रखना, थ्रू एसबीआई एक्ट 1955। आरबीआई के बाद एसबीआई एक्ट बना। ठीक है, इसका क्या, क्यों बनाया गया भाई, इंपीरियल बैंक तो था, 3 बैंक मिलाकर एक बैंक बना दिया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बैंक तो था मगर वो तो प्राइवेट बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो प्राइवेट बैंक था। अब उसको एक सरकारी बैंक की जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट को लगा, और क्योंकि आरबीआई भी आ चुकी थी, गवर्नमेंट को लगा कि गरीबों को भी मिलना चाहिए पैसा, तो इसीलिए उन्होंने एक बैंक सरकारी खोल दिया, एसबीआई नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए हम इसे स्टेट बैंक कहते हैं, क्योंकि राज्य का बैंक है, सरकारी बैंक है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो डेवलपमेंट रूरल और सेमी अर्बन एरिया, यानी कि जो गरीब एरिया थे, जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया था, ठीक है, वहां पर भी लोगों को मिल सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आरबीआई का रोल क्या था, ताकि यहाँ पर और भी ब्रांचेस, एसबीआई का क्या काम था, एसबीआई का काम था कि और भी छोटे छोटे ब्रांचेस रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया में लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही नेशनलाइज किया गया। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, एसबीआई को नेशनलाइज यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया ताकि गरीब लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए एसबीआई के बनने के बाद भी ये देखा गया, क्योंकि एक ही बैंक थे और ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं थे, तो ये जो चैलेंजेस थे ना, सरकार को लगा कि एक बैंक नेशनलाइज हो गया है तो अब सारा मामला हल हो जाएगा। बट फिर भी देखा गया कि ये जो कमर्शियल बैंक्स थे ना, ठीक है, कमर्शियल बैंक जो थे ये अभी भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे, और सिर्फ अर्बन क्लाइंट को, क्योंकि देखिए अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसा ही कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से आपको डबल पैसा कमा सके। आप कहीं ऐसे किसी ऐसे को तो नहीं देना चाहेंगे ना पैसे जो आपको रिटर्न ना कर सके, या फिर बहुत थोड़े थोड़े करके आपको प्रॉफिट ना मिले, तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वैसे ही हो रहा था कि कमर्शियल बैंक का सिर्फ फोकस था प्रॉफिट कमाने के ऊपर में, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी नहीं, और अगर देते भी थे तो बहुत ही कम पैसे देते थे, जिससे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही कम लो क्रेडिट होने वाला था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, अभी भी वो गरीब लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बैंक से पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत कम पैसे मिल रहे थे, तो इसीलिए क्या हुआ, अभी भी वो जाके वही मनी लेंडर्स के पास ही जा रहे थे। तो यहाँ से हमें पता चला कि मनी लेंडर्स वाला जो मामला है ना, वो अभी तक चल रहा था। इसीलिए क्या हुआ, सरकार ने 20 प्राइवेट बैंक को, देखो 20 को एक साथ नहीं किए, इसको तोड़ तोड़ के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 14 कमर्शियल बैंक को क्या किया, जिसका मतलब 14 कमर्शियल बैंक को 19 जुलाई 1969 को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया।
ठीक है। नेशनलाइज किया, क्यों किया भाई? नेशनलाइज इसीलिए किया ताकि ये जो गरीब लोग जो जाकर फार्मर्स लोग जाकर मनी लेंडर से पैसे ले रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, ये प्रॉब्लम दूर हो सके और गरीबों को मिल सके। इसलिए 14 नेशनल बैंक को जिसका डिपॉजिट यानी कि जिसमें डिपॉजिट लोगों ने 50 करोड़ से ज्यादा कर रखा था, यानी एक एक बैंक के पास 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है, उन बैंकों को क्या किया? कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज सरकारी बैंक बना दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। देखिए उन 14 बैंकों के नाम ये रहे, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। 14 बैंक जो 1969 में नेशनल हुए थे, उन बैंकों के नाम है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बैंक। ठीक है, इसका भी यही था कि भाई जो एग्रीकल्चर जो लोगों को नहीं मिल पा रहा तो उनको पहुंचे। इनके बाद देखो फिर से 6 बैंक को 1980 में, अप्रैल 1980 में फिर से 6 बैंक को जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा था, ठीक है, 200 करोड़ से जो बैंक का डिपॉजिट ज्यादा था, उन 6 बैंक को फिर से नेशनलाइज, यानी कि टोटल 14 बैंक 1969 में और 6 बैंक 1980, यानी कि टोटल मिला के 20 बैंक हुए ना। तो 20 प्राइवेट बैंक को बना दिया गया नेशनलाइज बैंक, यानी सरकारी बैंक। ठीक है, तो ये जो 6 बैंकों को जो नेशनलाइज किया गया उनके नाम ये रहे: आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, विजया बैंक। ठीक है, इसका भी वही ऑब्जेक्टिव रहा कि इम्पोर्टेंट किया जाए। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो इसका ये प्रॉब्लम रहा, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आए थे। ठीक है, इससे ये प्रॉब्लम्स आए कि गरीब लोग जो ले रहे थे ना पैसे, वो दे नहीं पा रहे थे, पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, और पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे थे तो इसके लिए बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर बोझ पड़ा। इसको हम बाद में नेशनलाइजेशन का वीडियो में डिटेल में बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल इतना ही जान लो कि ये जो पैसे ले रहे थे ना, सरकार ने तो नेशनलाइज कर दिया, तो इससे क्या हुआ? गरीबों को मिला तो सही, बट इससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए। सारे प्रॉब्लम्स को हम बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि पैसे ले तो रहे थे मगर क्योंकि गरीब लोग हैं, बहुत लोगों को ये लगता था कि सरकार के पैसा है, हमारा पैसा है, सरकार के पैसा मतलब हमारा पैसा, तो रिटर्न नहीं करते थे, और बहुत लोग तो गरीबी से रिटर्न नहीं करते थे। तो इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, जिसकी वजह से सरकार को लास्ट में ये कदम उठाना पड़ा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इसका यही उद्देश्य था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप लोग आइए, बैंक खोलिए, ये खोलिए, काम कीजिए। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट लोग भी आप आकर, मतलब क्या था, इससे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने से पहले हर चीज सरकार ने हर चीज अपने अंडर पे ले लिया था। हर कुछ सरकार करेंगे, सरकार बैंक, सरकारी बैंक रहेगा, सरकार ही हर चीज करेंगे। प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था, बट फिर धीरे धीरे सरकार को रियलाइज हुआ कि नहीं, इससे नहीं काम चलेगा, तो इसीलिए क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन को भी बनाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 3 एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही हो रहा है कि प्राइवेट लोग भी आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, बैंक खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। सिर्फ बैंक ही नहीं खोल सकते, अन्य काम भी कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबली भी काम हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आराम से चलेगा। और लिबरलाइजेशन का मतलब ही ये है कि प्राइवेट और फॉरेन बैंक को भी एंट्री मिलने का मौका मिल गया, क्योंकि फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक बिल्कुल बंद कर दिया गया था, सरकारी बैंक कर दिया गया था। तो इसीलिए फिर जब बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ने लगा तो सरकार को लगा कि हमें हर किसी को मौका देना चाहिए। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स को गाइस हम लोग बाद में दूसरी वीडियो में डिटेल में, बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम पर एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में आप बिल्कुल देखना, सारा सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो वो कुछ कमिटीज आए थे, ठीक है, ये जैसे कुछ यहाँ पर कमिटीज के नाम मैंने लिखे हैं। नरसिम्हन कमेटी 1991, नाचिकेत कमेटी 2013 में आए थे। बहुत सारे कमिटीज, बहुत सारे रिफॉर्म्स इन लोगों ने सुझाव दिए, रिफॉर्म्स करवाए गए, जिससे क्या हुआ, काफी हद तक ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो लोगों से कर्ज वसूला गया, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, जिसके जरिए से काफी हद तक ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये दूर होने लग गई। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटल बैंकिंग यूपीआई इरा आ गया, यानी कि 2016-2000 से काफी कुछ चेंज होने लग गया।
2016 तक तो 2016 में हमें यूपीआई मिल गया, ठीक है। और कोर बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, आज हम लोग घर बैठे ही सारा काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा हम लोग घर बैठे ही सारा सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है। बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी ओपन किए गए, ठीक है। आप अभी घर बैठे केवाईसी, घर बैठे ही आप आधार बनवा ले रहे हैं, घर बैठे-बैठे आप पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं, घर बैठे आप यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई। मगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक ज़्यादा नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि अगर आपको जहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है तो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी। अभी देखिए फ्रॉड, पहले क्या होता था, चोरी, लोग घर में पैसे रखते थे। अभी बैंक में फ्रॉड आते हैं, लोग आपसे फोन करके पिन मांगते हैं, ये दे दीजिए, इतने लाख रुपए मिलेगा आपको। तो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी कारण न्यू लॉज भी लाए गए, हमें पता है न्यू क्रिमिनल लॉज जो लाए गए अमेंड करके 2023 में, BNSS, BNS और BSA लाया गया 2023 में। तो इन सब से क्या हुआ, काफी हद तक जो न्यू साइबर क्राइम्स है और जो न्यू क्राइम्स है, तो इन सबको सही किया गया। तो गाइस यहाँ तक तो ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। नेशनलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, आरबीआई के ऊपर अलग से वीडियो आएगी। इस वीडियो में मैंने आपका इवोल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। आप इतना एग्जाम में जरूर लिख कर आना, आपको अच्छे स्कोर मिलेगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे जरूर बताना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।